हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th हिंदी का कड़बक चैप्टर जो काव्य खंड में आता है। और मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस चैप्टर को आप इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगर क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी को इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कि देखिए, आपके नंबर अगर इंक्रीज कराने में कोई मदद करता है वो है हिंदी और अंग्रेजी। और हिंदी अंग्रेजी में आप 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 100 बिल्कुल आप बना के आएँ तो अभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बारीकी से बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को पूरे हिंदी और बायोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। और समझिए कि आप बोर्ड में 400 प्लस एग्जाम में ला सकते हैं। और ये 400 प्लस लाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए क्या होंगे, प्रॉपर आपको पढ़ने होंगे। आज हम लोग जिस चैप्टर की जिक्र करने वाले हैं ये कड़बक। कड़बक का अर्थ बिल्कुल मैं आसान भाषा में बताने वाला हूं, जिससे आपके दिमाग में बस जाएगा। और मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। देखिए, एग्जाम में यहाँ सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, या आपको कोई लाइन दे देगा और बोलेगा कि इसका अर्थ स्पष्ट करिए। अगर आप इसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं तो देखिए, अर्थ स्पष्ट करने में 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में, समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोग को बड़े ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं एक एक लाइन का अर्थ मैं लिख के लाया हूं, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जेही कभी सोनी। देखिए, मैं बताने वाला हूं इसके अर्थ, अभी मैं बताऊंगा का अर्थ मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि आखिर कड़बक जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में जिक्र किए गए हैं, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कड़बक चैप्टर में क्या है। देखिए, कड़बक चैप्टर में एक बात बताया गया है, गुण और अवगुण की चर्चा की गई है। कि अगर देखिए, गुण और अवगुण, गुण किसको बोलते हैं और अवगुण किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे। देखिए, गुण उसको बोल जाता है जो आपके पास होता है, और गुण जो होता है उसको कमियां, जो हमारे पास कमी होती है उसको अवगुण बोलते हैं, और गुण उसे बोलते हैं जो हमारे पास भरी रहती है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को जानना है गुण और अवगुण के बारे में। देखिए, मैं बता दूं कि हर इंसान के पास, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी धनी हो, चाहे कितना भी जादूगर हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी अवगुण पाया जाता है। लेकिन वह अवगुण को दूर करके जो गुण लाता है अपने अंदर, वही सबसे बेहतर इंसान है। आप देखे होंगे कि चंद्रमा भगवान में क्या है, कलंक है, उसमें दाग है, फिर भी हमारे संसार को उजाला देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे आम को देखा होगा, आम में भी चोंप है लेकिन फिर भी मिठास देता है कि नहीं देता है। आपने समुंदर को देखा होगा कि उसकी पानी कैसी होती है, खारा होती है, लेकिन फिर भी इतना लंबा है, इतना लंबा है कि आप उसको पार नहीं पा सकते हैं। तीसरी चैप्टर में उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि देखिए, आपके अंदर अगर गुण अवगुण दोनों हैं तो अवगुण को दूर कीजिए, अपने अंदर गुण लाने की कोशिश करिए। अवगुण के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आइए हम लोग एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे और बारीकी से समझेंगे। इसमें घबराना बिल्कुल आपको नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जेही कभी सुनी। मतलब देखिए, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, मोहम्मद गुनी जो मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मलिक मोहम्मद जो जैसी हैं, उनके मात्र एक ही आँख है, बाईं आँख नहीं है, बाईं कान नहीं है। चेचक से उनका चेहरा रूपहीन हो गया है, चेचक के कारण उनका चेहरा कैसा हो गया, रूपहीन। लेकिन इनके बारे में जो जो सुना हुआ है वो कैसा हो गया है, मोहित हो गया है, विमोहा हो गया है। मतलब एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जही कभी सुनी। मतलब जो जो इस कवि के बारे में सुना है वो क्या हो गया है, मोहित हो गया है। मतलब इसके बारे में देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी जायसी गुणवान हैं, जो इनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। मतलब क्या बताया गया है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं मात्र एक ही नेत्र हैं, उनके दो नेत्र नहीं थे। आप लोग को पता है, मैंने लेखक परिचय में बताया है। अगर लेखक परिचय का आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप पहले लेखक परिचय देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी का मात्र एक ही नेत्र हैं, और एक ही नेत्र रहने के बाद भी वो कैसे हैं, गुणवान हैं। और इनके काव्य को जो जो सुना है वो कैसा हो गया है, मोहित हो गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, दूसरा क्या दे रखा है, चांद जैसन चांद जैस विधि अवतारा दीन ही कलंक किन्हीं उजियारा जग सुझा एक नैन होआरे
उकासुक अनुमाह। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे दे रखा है कि चांद जैसे जगी विधि अवतारा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि चांद जो है, चांद वो विधि का एक अवतार है। दिन कलिंक, दिन उजियारा, मतलब उनके अंदर भी क्या है, कलंक है, उनके अंदर भी दाग है। देखिए चांद जैसे विधि अवतारा, मतलब एक विधि का अवतार है चांद, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, दिन कलंक, मतलब उसमें भी कलंक है। दिन उजियारा, मतलब फिर भी कलंक रहने के बाद भी, उनमें दाग रहने के बाद भी क्या देता है, उजारा देता है, उजाला देता है। क्या कह रहा है, प्रस्तुत पंक्ति मलक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा। लेकिन चंद्रमा में भी कमी है, वैसे कवि में भी। देखिए कवि फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य को प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस अकेला सूर्य नक्षत्रों के बीच है, उसी प्रकाश कवि अपना एक ही आंख से दुनिया को भली भांति समझते हैं। मतलब क्या बताया गया है, बताया गया है दूसरी पंक्ति में कि देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं, कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं, वो एक ही नेत्र से पूरे संसार को भली भांति से समझ गए हैं। जैसे चांद में क्या है, दाग है, लेकिन फिर भी हमारे प्रकाशमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी तरह एक नयन रहने के बाद भी पूरे संसार के बारे में अगर कोई समझ गया है, वो है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। और पूरे संसार को समझ के अपने काव्य में लिखते हैं, और इस काव्य को जो भी सुनता है वो कैसा हो जाता है, मोहित हो जाता है। ये हैं कौन, ये हैं कौन, हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी। आगे बोला जा रहा है, जौलही और अम्बही डाभ न होई, जौलही सुगंध बसात न सोई। देखिए जौलही अबंगी डाब न होई, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि आम में जो जब चोंप होता है ना, चोंप, जब तक आम में चोंप ना लगेगा हो तब तक उसमें सुगंध कहाँ से बसाएगा हो। वही बोल रहा है, जौलही अम्बही डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाते न होई। मतलब जब तक आम में क्या नहीं आएगा, चोंप नहीं आएगा, तब तक उसमें मिठास नहीं आ सकता है। वही देखिए क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत कैसे है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। मतलब जब तक उसमें चोंप नहीं आएगा ना, तब तक मिठास नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आम में जब भी आम खाते तो चोंप को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब तक वो चोंपवा नहीं आया होता ना हो, तब तक उसमें मिठास आता ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा नहीं देखो कि हर लोग गुणवान हैं, अरे गुणवान नहीं है भाई, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर करके अपने आप को ऐसे सहजो कि आपको दुनिया तारीफ करे, दुनिया जाने कि आप भी कुछ कर सकते हो। इसलिए अवगुण के बारे में चिंता नहीं करते हैं, खाली चिंता करिए तो गुण के बारे में, और अपने अंदर गुण भर भर के लाइए। जिस दिन आप गुण भर भर के ला देंगे ना, उस दिन दुनिया के अब बहुत आप आगे जाने वाले हैं। अगले देखिए क्या है, किन्हीं समुद्र पानी सो खारा, तवती भऊ अशुद्ध अपारा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि समुंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, लेकिन वो इतना अपार है कि उसको पार आप कभी नहीं पा सकते हो। इतना लंबा है, उसमें भी कमी दिखाई दे रही है कि नहीं, कि समुद्र के पानी कैसा है, खारा है, लेकिन वो इतना लंबा है, इतना अपने अंदर गुण ला दिया है ना कि उसको आज तक कोई पार नहीं पाया है। तो वही बात है, आप अवगुण की चिंता नहीं करिए, गुण लाइए, गुण की चर्चा होगी। आगे देखिए कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि समुद्र के पानी कैसा है, खारा है, लेकिन वो अशुद्ध और अपार है। अशुद्ध मतलब समझते हैं आज तक कोई उसको पार नहीं कर पाया है। ये है, समझ रहे हैं ना। अगले पे आ जाते हैं, अगला देखिए क्या है, जो सुमरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आल आग आकाशा। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह से नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब देखिए, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक उसका विनाश, मतलब उसका विकास नहीं हुआ था। इसलिए शंकर भगवान ने क्या चलाया, त्रिशूल चलाया, और तब जाके उसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो देखिए मैं किसी के बारे में कहता हूँ, जब तक आपके अंदर अवगुण नहीं आएगा तब तक आप गुण की मजा ले ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर गुण और अवगुण दोनों रहेगा, तब ना जानेंगे कि मेरे में कमी है, और तब ना उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हर कोई सोचता है कि नहीं हम तो बहुत टैलेंट हो गए हैं, हमारे अंदर तो सिर्फ गुण ही गुण भरा है। अरे ऐसा नहीं है हो, ऐसा नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, उसको जो दूर करे हो होई। मतलब जो अवगुण को दूर करे हुए
वही उसके अंदर क्या आता है, गुण भर भर के आता है। और देखिए क्या कह रहा है, जौलही घरी कलंक न पारा, कांच न होई कंचन कारा। आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया सोना गलाने वाला पात्र सोने को गला ही नहीं जाता तब तक कच्ची धातु नहीं होती है। देखिए जब तक ये आप लोगों ने देखा होगा कि सोना का कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो पहले उसको लौह में तपाया जाता है, उसमें भी कुछ कमी है कि नहीं है, उसको लौह में तपाया जाता है और तपता है, तब जाके क्या होता है, धातु सोना होता है। समझ रहे ना, धातु सोना नहीं होता, जब तक वो नहीं तपेगा तब तक नहीं होगा भाई, समझ रहे ना। इसीलिए अपने अंदर गुण लाइए। आगे बोल रहा है, सुनिए, एक नयन जग दर्शन ओपते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गति मुथु जोइत कहु। मतलब क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि वे नयन होते हैं दर्पण की तरह निर्मल स्वभाव वाले, जिनकी इसी गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा उसके मुख से तरफा ताका करते हैं। मतलब देखिए जो गुणवान होते हैं ना, उनके पास लोग बैठ के क्या करते हैं, रूपवान के पैर चरण पकड़ के उनके मन से कुछ पाने के लिए कुछ क्या करते हैं, मतलब उनको जिक्र करते हैं कि कुछ हमें क्या करिए, बताइए, समझाइए, कुछ सिखाइए। तो रूपवान, देखिए रूपवान मत होइए, गुणवान होइए। गुणवान होना जरूरी है। अगर आपके पास गुण है ना तो बहुत रूपवान लोग आएंगे। अगर आपके पास रूप है, गुण नहीं है, तो किसी काम के आप नहीं हैं। आगे बोल रहे हैं, ओ मही जाने तभी किन्ही किन्हा मकु, जगत परे महे चिन्हा। कहाँ सो रतन से नी राजा, कहाँ सुवासुत बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघो जही बखान। देखिए उतने बड़े बड़े राजा थे, राजा सुल्तान के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। देखिए कवि कहते हैं कि मैंने काव्य की रचना जानकर यह किया है कि मेरे ना रहने के बाद भी संसार में आखिरी निशानी यही है। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर आपके पास गुण है ना, गुण समझते हैं ना जी, अगर आपके पास गुण है तो गुण की चर्चा कई लाखों वर्ष तक होती रहेगी। देखिए आपका रूप है, अगर मर गए तो किसी काम की नहीं है, उसको जला दी जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर गुण भर जाए ना, गुण समझते हैं ना, अगर आपके अंदर गुण आ जाए और गुण को लेके आप कहीं भी जाते हैं ना, संसार में आप रहें या ना रहें, लेकिन आपकी चर्चा हमेशा बनी रहेगी, आपकी चर्चा हमेशा युगों युगों तक चलती रहेगी। इसलिए गुणवान बनिए और उस गुण की वजह से आप रहें या ना रहें, लेकिन संसार में आपकी इज्जत बनी रहेगी। वही कहते हैं कभी कि मैंने इसकी काव्य की रचना क्यों किया है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा क्या बखान रहेगा। जैसे में क्या है, अब रतन सेन राजा नहीं रहे, लेकिन रूपवती पद्मावती, बुद्धिमान सुआ और राधा सचेन अलाउद्दीन, उनकी बात देखिए। कहने का मतलब क्या है, रतन सेन राजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। रतन सेन राजा बहुत ही ईमानदार और बहुत ही, उनके पास सुगा था एक, समझ रहे ना, जो कि बहुत ही चालाक था। तो बहुत क्या थे, गुणवान थे। वो आज नहीं रहे, रतन सेन राजा नहीं रहे, लेकिन उनकी चर्चा आज भी होती है कि नहीं होती है, होती है। अलाउद्दीन सुल्तान नहीं रहे, लेकिन उनकी गुण की चर्चा आज भी है कि नहीं। पद्मावती रानी थी जो बड़ा सुंदर थी, उसकी चर्चा आज है कि नहीं है। वो रही या ना रही, लेकिन उसके गुण की वजह से रतन सेन राजा, अलाउद्दीन सुल्तान और पद्मावती की चर्चा है कि नहीं है। इसलिए आप कैसा बनिए, रूपवान नहीं गुणवान बनिए। आगे कह रहा है, धानी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। मतलब इस कवि कहते हैं कि धन्य पुरुष जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है और उसी तरह से रह जाएगी जिस प्रकार पुष्प मुरझा जाने के बाद भी सुगंध रह जाता है। आप लोगों ने पुष्प को देखा होगा, पुष्प क्या होता है, मुरझा जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। पुष्प को अगर आप तोड़ के लाएंगे मुरझा जाएगी, लेकिन उसकी सुगंध ज्यों के त्यों रहती है। उसी तरह संसार में अगर आपके पास गुण है, आप मर जाएंगे लेकिन आपकी गुण की चर्चा होती रहेगी, ये गुण कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर क्या लाइए भाई, गुण लाइए, और गुण की चर्चा ही संसार में सबसे बड़ी चर्चा है। अगले कहता है, अभी अगले कवि कहते हैं, केड़ न जागत जस बेचा, के न लीस जस मूल, जो यह पढ़े कहानी सब सवेरे दुई मूल बोल। मतलब कवि कहते हैं कि संसार में यश नो
किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो कलेजे में खून से वंचित कहानी को पढ़ेगा उन्हें शब्द को रखेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कवि कहते हैं कि देखिए संसार में आप किसी चीज़ को आप देखिए खरीद सकते हैं, लेकिन गुण ऐसी चीज़ है ना आप इसको खरीद सकते हैं ना ही इसको बेच सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन जो कवि ने पंक्ति लिखा है ना, ये पंक्ति बहुत ही समझ जाइए कि बहुत ही बेहतरीन पंक्ति लिखा है। और इसके बाद से एक और बचता है इसमें, जो कि मैं अगले वीडियो में लाऊंगा और बता दूंगा, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए गुण की अपने अंदर गुण लाइए, अपने अंदर गुण लाइएगा तो सब कुछ अच्छा है, और गुण नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा। और हर चैप्टर ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।